मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन में खुशामदीद आपको कहेंगे। वर्किंग वीक का पहला दिन है, यानी आज है मंडे। सो बिल्कुल सुस्त नहीं होना, एक्टिव हो जाएं। बहुत सारी खबरें मैं लेकर आई हूँ नया दिन के साथ। मैं हूँ महक असलम। बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, नए मौज़ूआत हैं, नया अज़्म है और एक नया जज्बा है कि इस पूरा वीक हमने बहुत अच्छा काम करना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। सो हम करते ये हैं कि अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ शेयर करते हैं एक अच्छी बात। वो इसलिए की जाती है ताकि ये अच्छी बात आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ कर जाती है। और सुबह के वक्त अच्छी बात हो या बुरी बात हो, वो थ्रू आउट द डे आपके माइंड में ज़रूर रहती है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। अच्छा, इसकी हम मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि लाइक आप एक गलती करते हैं और आप उसको बहुत लाइट लेते हैं। लाइक आपने एक झूठ बोला, आप उसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। आप कहते हैं कोई नहीं, छोटा सा झूठ है ना, और फिर वो आपकी एक आदत बन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस झूठ से आपको काफ़ी नुकसान होता है और फिर आप सोचते हैं कि शायद मैंने इस आदत पर, इस चीज़ पर पहले कंट्रोल कर लिया होता। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो कि हमारे लिए कभी कभी गलतियों का बायस बनती है। अब आपने आज करना ये है कि जब आपने काम से फ्री हो जाना है, रात को जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएंगे, तो आपने 2 मिनट के लिए मेरी अच्छी बात याद रखनी है कि सुबह के वक्त महक ने एक अच्छी बात की थी। वो छोटी छोटी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन डे एंड पे हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का वो बायस बन जाती है। चलें जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान के अहमद ने भारतीय गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब कैसे तोड़ा है, क्या कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया है, किसको हराया है, आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में आपकी स्किन पर भी बात करेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जी कि हम डिस्कस करते हैं कि जी स्किन ड्राई हो गई है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, स्किन पे पिगमेंटेशन है। लेकिन आज जिस बीमारी की हम बात करने वाले हैं, रोज़ेशा, इस पर आज हम बात करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ आपके चेहरे पे नहीं होती, बल्कि आपकी पूरी बॉडी पर फैलना शुरू हो जाती है। लाइक आपके हाथ भी इससे इफेक्ट होते हैं, आपके पाँव भी इससे इफेक्ट होते हैं, आपका नेक एरिया भी इससे इफेक्ट होता है। ये क्यों होता है? ऐसा क्या इनटेक है जिसको तर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या चीज़ें हैं जो आप खाएं तो ये जो आप मनाजिर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह कि आपकी स्किन नहीं हो, स्किन को ज़्यादा रब नहीं करना। खैर, मैं तो ज़ाहिर सी बात है नहीं इतना आपको बता सकती। सो हमें डॉक्टर ज्वाइन करेंगे, आपके मसाइल का हल, आपकी स्किन से जुड़ी जितने भी मसले हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, आज है 10 अक्टूबर। आज ज़हनी सेहत का आलमी दिन है। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली फिट नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप फिज़िकली बड़े अच्छे होंगे, आप बड़ा अच्छा जो है वो फिट फाट नज़र भी आ रहे होंगे, बट अगर आप मेंटली फिट नहीं है ना, तो वो फिज़िकल फिटनेस का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग उस काम में लग ही नहीं रहा है, आप कुछ और सोचे जा रहे हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ है, आज इसका इंटरनेशनल डे, इस पर भी आज हम बात करेंगे। कराची का ज़रूर जिक्र करेंगे भाई। कराची में बहुत मसले हैं। डकैत आज़ाद हैं, आते हैं, लूटमार करते हैं, गोलियां बरसाते हैं, कोई पूछता नहीं है इन्हें, चले जाते हैं, कोई रोकता नहीं है इन्हें। क्या कोई निज़ाम नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ निज़ाम है, लेकिन क्या वो निज़ाम नाफिजुल अमल नहीं है? ऐसा भी नहीं है। निज़ाम नाफिजुल अमल भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। इसकी वजह क्या है, इस पे भी आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। जी हाँ जी, खेलों की दुनिया में पाकिस्तान का एक और अनोखा एहसास। और क्रिकेट से पहले ज़रा ये मैं आपको खबर दे दूँ, गिलगित बल्दिस्तान में दुनिया के सबसे बुलंद मकाम पर क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देन मजीद खेलों के बारे में, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया। दुनिया भर में बुलंद तरीन मुकाम पर पहाड़ों के बीच क्रिकेट ग्राउंड बना डाला। गिलगित हसीन कुदरती मनाजर में घिरा ये ग्राउंड बेहतरीन सहूलतों से भी आरास्ता है। हसान नगर क्रिकेट ग्राउंड सतह समुंदर से 8,500 फुट की बुलंदी पर बनाया गया है। ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर सड़क खास तौर पर तैयार की गई। खिलाड़ियों और सयाहों के लिए जरूरी सहूलतों के अलावा पार्किंग का भी इंतजाम है।
दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंदी पर इस क्रिकेट ग्राउंड का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो गया। इलाके के नौजवानों को क्रिकेट खेलने की सहूलत तो लोगों को मनपसंद खेल देखने का मौका मिला। पाकिस्तान इससे कबल ग्वादर में क्रिकेट स्टेडियम कायम कर चुका है, जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। तो जनाब, ये थी क्रिकेट मैदान की कहानी, लेकिन वो लोग जो कि इस मैदान में खेलते हैं, यानी हमारे खिलाड़ी, हमारी टीम क्या पोजीशन है, कितनी उम्मीदें हैं, इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, बहुत सारे सवाल है भैया। ब्रेक पर अभी हम जा रहे हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो क्रिकेट पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। तो वही क्रिकेट की बात हो रही है और क्रिकेट पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अदील अजहर, हमारे एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अदील, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो माशाल्लाह फ्रेश होंगे ना, एक रेडियो मॉर्निंग शो करके आ रहे होते हैं आप, फुल चार्ज होते हैं। ये हमारी टीम काफी चार्ज नजर आ रही है आजकल। अच्छी खबरें हैं ये आने वाले वक्त के लिए हमारे पास? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कोई भी प्रेडिक्शन करना जो है ना, वो तो मैं लिटरली आई मीन यू हैव टू बी कोई टॉप लेवल का, आपको मेरे ख्याल से एनालिस्ट तो रहने ही दें, आपको कोई ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजिस्ट होना चाहिए जो बता सकता है, बिकॉज यू नेवर नो कि ये किस वक्त क्या परफॉर्म कर दें। आई मीन वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड, हम लोग काफ़ी डिप्रेस थे आफ्टर लूजिंग होम सीरीज टू इंग्लैंड। लेकिन न्यूजीलैंड में टीम ज़रा एक मुख्तलिफ, आई थिंक वो जब थोड़ा सीनरी चेंज हुई है, जोग्राफी चेंज हुई है। पिछले प्रोग्राम में मैं यही बात कर रहा था फैसल के साथ भी कि ये एक्सपेक्ट करना कि टीम में कोई बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी इस जोग्राफी के साथ, ये थोड़ी सी मुश्किल बात लग रही है, लेकिन ऐसा ही हुआ। देखिए, छोटी सी स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ है, थोड़ा सा टीम ने इंटेंट शो किया है। खिलाड़ी यही है, हम पिछले प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे थे, हम इन्हीं को ही सपोर्ट करना है, इन्हीं खिलाड़ियों को, यही इंशाल्लाह आपको जो है वो आपको वर्ल्ड कप भी जीत के दिखा सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि थोड़ी सी इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की, थोड़ी सी इंटेंट दिखाई एंड द रिजल्ट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन वही बात है, इट्स टू अर्ली टू से। अच्छा देखिए, हम 2 मैच जीत गए हैं, बाबर का बल्ला भी चला है, तो क्या हम समझे हमारी टीम का एतमाद बहाल हुआ है? स्ट्रेटेजी चेंज किया हमने, प्लानिंग चेंज किया हमने? देखिए, बाबर का रन्स करना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान की जो रिसेंट T20 परफॉर्मेंसेस रही हैं, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा बाबर की अपनी कैप्टनसी के हवाले से, लेकिन उसके पहले सरफराज के दौर में भी एंड ऑल, उसमें बाबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाँ, पिछले 3 साल में उसको बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया है रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस ने भी। बाबर रन स्कोर करते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, रिजवान कॉन्फिडेंस शो करते हैं, दिस इज़ ऑलवेज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। मैं इससे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो है वो ये कि पाकिस्तान का नंबर 3 और 4 बैट्समैन क्या कर रहा है, बिकॉज बाबर और रिजवान तो यू नो दे वर गोइंग टू परफॉर्म। शान मसूद ने एक इनिंग अच्छी खेली, दूसरी में वो 0 पे आउट हुए। ज़ाहिर है शान को आप कह सकते हैं कि उनके पास वक्त कम है, ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने एक इनिंग में अपनी इंटेंट शो की है। लेकिन वो जो शादाब को नंबर 4 पे खिलाने वाला है, ये डिसीजन कैसा देखा? ये बहुत ज़बरदस्त डिसीजन था। देखिए, ये इसी फोरम पे मैं भी गेम सेट मैच में भी हम जब बात करते हैं, मैं सवेरा हम लोग ये बात करते आ रहे हैं, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट। जो लोग शादाब के करियर को फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है दैट शादाब पाकिस्तान के उन चंद प्लेयर्स में से है जो कि मिडिल ओवर में स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो बॉल को इधर उधर निकाल के और एक ओवर में एक आउट बाउंड्री या छक्का जो है वो लगा सकता है। आई हैव नो आइडिया कि शादाब को छुपा के नंबर 7 या 8 पे क्यों रखा जा रहा था। इफ्तिखार को हम मुसलसल ट्राई करते आ रहे हैं, उसमें कोई हमें ऐसा अभी तक तो दमखम नज़र नहीं आ रहा कि वो नंबर 4 पे आके आपको वो जो इम्पीटस प्रोवाइड करना है, वो जो आपको 190-200 की तरफ स्कोर को लेकर जाना है, आई थिंक शादाब इज द राइट पर्सन फॉर दैट। अ ब्रेव कॉल, आई रियली होप कि they do not change the decision, इसको ऐसे ही चलने दें। अच्छा, शान मसूद की आपने बात की ना, तो शान मसूद जिस तरह नेशनल T20 में छाए हुए थे, कौमी टीम में आकर उनकी परफॉर्मेंस को ऐसा लग रहा है किसी की नजर लग गई। क्या उनके ऑर्डर में हम शफलिंग की जरूरत देखते हैं कि है या नहीं? देखिए, शान मसूद, हमें पता है कि उन्होंने अपना जो करियर खेला है, जो स्टार्ट किया, बल्कि अपने करियर के बड़े हिस्से में उन्होंने एज एन ओपनर खेला है। ठीक है, शान मसूद, लेट्स बी फ्रैंक, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के लिए अपना नंबर चेंज किया था। बिकॉज हमारे जो सेलेक्टर थे, चीफ सेलेक्टर, उन्होंने ये बात बोली थी कि यार आपके ओपनर इतने सेट हैं, शान मसूद की जगह हम टीम में कहाँ से निकालेंगे। शान मसूद ने नंबर 4 पे खेलना शुरू किया था नेशनल T20 में। उनका जो नेचुरल स्पॉट है वो ओपनर का है। देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा, जहाँ पे हमने खुशदिल शाह, जहाँ पे हमने इफ्तिखार, हमने इतने सारे खिलाड़ियों को हमने इतने चांसेस दिए हैं ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शान मसूद ऑलरेडी हैज़ गॉट लाइक 3 इनिंग्स, वो 3 में रन्स कर चुका है, 2 50s रही, इसमें भी उसने आई थिंक शायद 21 या 22 बॉलों पे 32-33 रन बनाए, विच इज़ अ प्रीटी फेयर इनिंग। मेरा ये ख्याल है थोड़ा सा आपको लॉन्ग रन शान को देना पड़ेगा, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ विकेट्स।
मुझे ऐसा लगता है ही कम गुड। और आसिफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए आसिफ तो उनके बारे में हम सब मजाक में यही बोलते हैं कि 8 से 10 बॉलों के प्लेयर हैं, आप उनको जिस नंबर पे ही खिलाएंगे उनको अपना मखसूस एक रोल है। आसिफ इसलिए स्पार्कल कर रहे हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस नंबर पे कोई आसिफ की तरह का प्लेयर नहीं है। बिकॉज हमें पता है कि वो 8 बॉलें खेलेगा, उसमें अगर 2 छक्के भी मार देगा तो T20 में ये मैच का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। हम लोग बड़ी ज्यादती करेंगे आसिफ को ये बोल के कि अपनी क्रिकेट का मिजाज चेंज करो। आसिफ इज अ नेचुरल हिटर, लेट हिम प्ले हिज काइंड ऑफ क्रिकेट। आसिफ का रोल ही यही होना चाहिए कि यार आप उसको आखिर में भेजें। मुझे तो, मैं खुद एक ज़माने में ये सपोर्ट करता था यार 12वें ओवर में आसिफ को भेज के देख लो, 10वें ओवर में भेज के देख लो। ही इज़ लास्टिंग जस्ट 8 डिलीवरीज और 10 डिलीवरीज, सो व्हाई नॉट कीप हिम एट द वेरी एंड। उसको आखिर तक रखें, उसका वो एक रोल है, लेट हिम प्ले, लेट हिम सेटल डाउन देयर। लेकिन देखिए जैसे आप बात करें ना, वो आते हैं, चले 1-2 छक्के लग भी गए लेकिन वो मुसलसल फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए फिर वही है कि अब आसिफ को अगर आप इस जगह से हटा दे रहे हैं तो आप किसको लेकर आएंगे इसको टीम में? सवाल यही पैदा होता है ना कि आप कम से कम स्क्वाड में आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि आसिफ की तरह कर सके। देखिए ये सबको डिवाइड करेगा। आसिफ इज द प्लेयर हु विल डिवाइड ओपिनियन, और कुछ कहेंगे इसको टीम में रखें, टीम ना रखें। मैं ये कहता हूँ आसिफ को हटा के आप किसको लेकर चले, आप किसी को ना लेकर आए, मगर हमारे कोचेस को ये सोचना जरूरी है कि उनके इस तरह के गेम पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता? नहीं, ना करें आप। देखिए आप किसी के गेम पैटर्न को, हमारी लाला से बात होती है, शाहिद आफरीदी से, लाला से कभी आप बात करें तो वो कहते हैं कि आपका फेवरेट कोच कौन था, तो वो कहते हैं बॉब वुल्मर था। अब आप उनसे पूछें बॉब वुल्मर क्यों था, वो ये कहते हैं कि बॉब वुल्मर इसलिए था कि बॉब ने कभी मेरे स्टाइल ऑफ क्रिकेट को चेंज करने की मुझसे बात नहीं की। उसने कहा, उससे कहता था कि शायद तुम्हारा यही स्टाइल है, तुम 5 मैचों में फ्लॉप होगे लेकिन तुम 1 या 2 मैच हमें जितवा भी दोगे अपने स्टाइल के साथ, मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि वो ये कहते थे कि मैं कभी 0 पे भी आउट होकर आता था तो वो मुझे उस पर अप्रिशिएट करता था कि यार तुम्हारी वो एज लग गया, वरना यही सेंटर पे आता तो ये छक्का जाना था। आसिफ का एक सर्टन स्टाइल है, लेट हिम प्ले विद दैट। आप अगर उसको इफ्तिखार बनाने की कोशिश कर देंगे ना तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे प्लेयर टीम में भरे हुए जो इफ्तिखार की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है लेट हिम प्ले इस क्रिकेट। हो सकता है इस वर्ल्ड कप में वो आपको 2 या 3 इंपॉर्टेंट मैचेस जिता सकता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें ये T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट दैट। हाउएवर आसिफ को एहतियात करनी पड़ेगी, लोगों का पेशेंस, पीपल आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। जो आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं आई एम अ प्रोपोनेंट कि आसिफ को टीम में रखा जाए, लेकिन उसका एक सर्टन रोल है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अगर शुरू के फेज में आसिफ डज नॉट स्कोर रन्स, मुझे नहीं लगता कि ये टीम में इवन वर्ल्ड कप के दौरान भी ये सर्वाइव कर पाएंगे। सही। अच्छा, अगर नौजवान खिलाड़ी की बात करें, हैदर अली की बात करें, बड़ी बात होती है कि टीम में लाया जाए, टीम में लाया जाए, टीम में ले, लेकिन टीम के साथ नजर नहीं आ रहे। देखिए हैदर अगेन, देखिए यही हैदर जब PSL में आ जाता है एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर हमको नजर आता है। यही हैदर जब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा होता है डेवास्टेटिंग प्लेयर हमको नजर आता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? देखिए मैं आई एम नॉट गेटिंग कैरिड अवे बाय हैदर ने एक ज़बरदस्त छक्का मारा, 98 मीटर का बेहतरीन छक्का अभी परसों मैच में, और फिर उसके बाद एक चौका मार के मैच ख़त्म कर दिया। लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। हैदर का कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, विच इज़ वाई बाय द वे टुडे इज़ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आई एम श्योर आप उस हवाले से बात भी कर रहे होंगे। हमारी टीम में एक साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आज इत्तेफाक से मैं अपने शो में एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहा था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डिसऑर्डर बट एंग्जाइटी। यही जो आप माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्राम होस्ट करती हैं, मैं आपके किसी और न्यूज़ एंकर को बैठा दूंगा, उसमें एक एंग्जाइटी का एलिमेंट होगा। सिचुएशन चेंज होने से परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। हैदर के साथ मुझे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम लगता है। ही इज अ वेरी सॉलिड हिटर, ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। सिर्फ क्या हो रहा है, बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म नहीं कर पा। लेकिन जिस तरह की हमारी टीम या कभी कभी ऐसी स्ट्रेटेजी हमारी टीम अपना लेती है, मुझे लगता है कोई भी साइकोलॉजिस्ट आएंगे तो उनको किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाए। लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स हैव अ साइकोलॉजिस्ट ऑन फुल टाइम बेसिस। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं जी हमने 1.5 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए एक साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ अटैच कर लिया एंड वी थिंक दैट ये मसले सॉल्व कर देगा। नहीं, आई थिंक आपको पता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अलग फील्ड है विद इन साइकोलॉजी, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज़ राजा जब करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान जूनियर लीग पर खर्च करने को तैयार हैं, कोई भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आके आप जो टॉप फुटबॉल टीम्स देख लें, आप टॉप क्रिकेट टीम्स देख लें, उन टीम के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है। पाकिस्तान बैडली नीड्स दैट बिकॉज हमारे बहुत सारे खिलाड़ी इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इस एंग्जाइटी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और जस्ट इमेजिन व्हाट खुशदिल शाह वुड बी गोइंग थ्रू। जिस तरह हमारे अपने ग्राउंड्स में उसको जिस तरह जिन अलकाब से नवाजा गया है, वो जब सोशल मीडिया पे जाता होगा, यू नीड समवन। ये सिर्फ जाके बाबर आजम उसके हाथ पे थपकी रख दे या सकलैन भाई जाके सकी भाई उसको जो है कुछ पढ़ के सुना दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
यू नीड प्रोफेशनल, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। And I strongly believe that we need a psychologist in the side. Okay, अब जरा अगर हम बॉलिंग लाइन की बात करें, काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, स्पेशली हारी स्टोफ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अच्छा परफॉर्म करें वो। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन तो मैं कभी कभार बड़ा हैरान रह जाता हूँ महक बिना, नहीं पता है क्या, पाकिस्तान आप 2007 की इंडिया की सीरीज उठा लें, यानी इंडिया में जाके हम एक सीरीज ड्रॉ कर आ गए। आप जस्ट चेक आउट द बॉलिंग लाइनअप जिसके साथ हम खेल रहे थे। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो अल्लाह ताला का एक नेचुरल गिफ्ट है हम लोगों के लिए, यानी कोई भी बॉलर कभी भी, अब हारिस रऊफ ही था जो कि यूज्ड टू लीक रन्स एक साल पहले तक, 6 महीने पहले तक, बट क्या हुआ कि उसकी शाहीन के साथ जो पार्टनरशिप बनी है लाहौर कलंदर में हुआ, वो जीते भी जाके और फिर दोनों की आपस में दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई। दे टेंड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपको शाहीन की बॉलिंग में एक तब्दीली नजर आई है। यही वसीम जो कि बुरी तरह पिट रहा था इन कदाफी स्टेडियम लाहौर, अब यही जब हेगली ओवल क्राइस्टचर्च जाता है तो लिटरली फॉर न्यूजीलैंड प्लेयर्स जो कि सीम को बहुत अच्छा खेलते हैं और पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके लिए अनप्लेबल बन जाएगा। व्हाट टेल्स यू दैट? अगेन दैट टेल्स यू कि टैलेंट यहाँ पे है, अप्लाई करने की बात होती है, कंडीशंस थोड़ी सी फेवरेबल होने की बात होती हैं। आई थिंक हमारी बॉलिंग इस वक्त इट्स लुकिंग सुपर फिट, बल्कि मैं ऑनेस्टली मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इफ्तिखार की इस वक्त इस टीम में मुझे पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। हम थोड़ी सी और अग्रेसिव अगर कॉल लें, लेट्स प्ले शाहीन शाह अफरीदी इन प्लेस ऑफ इफ्तिखार व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर, आप खेल के देखिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये हमारा जो बॉलिंग अटैक है इस वक्त ये अनप्लेबल बन जाएगा, बिकॉज हारिस रऊफ जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, आपके स्पिनर्स जिस तरह कंडीशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक इस वक्त इस वर्ल्ड कप का जब शाहीन आ जाएंगे सबसे डेंजरस बॉलिंग अटैक। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि मोहम्मद वसीम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, मतलब किसी भी टीम के लिए खतरा जो है, नसीम शाह हो गए, किसी भी टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। देखिए हम तो इतने स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हैं कि अगर हम वसीम को भी हटाएंगे तो हम नसीम शाह को लेकर आएंगे, अल्लाह करे नसीम फिट हो जाए। उसके अलावा आपके पास शाहनवाज दहानी है, उसके अलावा आपके पास जो है वो हसनैन बैठा हुआ है, यानी वी आर लिटरली स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। मैं तो कभी कभार हैरान होता हूँ कि हम ज़्यादा रोटेशन क्यों नहीं करते हैं। हम हारिस रऊफ को ज़रा, मैं तो कहूँगा अगले मैच में, नाउ दैट पाकिस्तान का ऑलमोस्ट सर्टन है कि हम फाइनल में खेलेंगे इस ट्रायंगुलर के, लेट्स गिव हारिस रऊफ अ ब्रेक फॉर 2 मैचेस। हम ऐसा करते हैं जी, नसीम या हसनैन को लेकर आते हैं, आइए देखते हैं कि उनके साथ हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। अल्लाह करे वो आपको सुन लें, अल्लाह करे आपको सुन लें। शादाब, पता नहीं वो हम लोग मजाक में बात करते रहते हैं, जब शादाब नंबर 4 पे खेलना है तो हमारे ग्रुप में वही बात होने लगी, भाई हमारी सुन ली गई है, बट एवरीबडी वांटेड दैट। मैं वाकई, बिकॉज हारिस कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, आई थिंक ही नीड्स अ ब्रेक, उसको एक ब्रेक दें आप। ये नहीं, हारिस एक जिस तरह का मैं उससे मिला हूँ हारिस से, वो जितना अग्रेसिव बंदा है और जितना एंथुसियास्टिक है, ही इज पैशनेट अबाउट हिज गेम, वो तो कहेगा मुझे आप एक मैच खिलाओ, लेकिन आई रियली थिंक उसको ब्रेक दें। अब अगले मैच में हसनैन को लेकर आए, हार जाएंगे ना ज़्यादा मैच क्या होगा, कोई बात नहीं, फाइनल तो हम खेल रहे हैं, उसमें अपनी बट अगेन ये जो ब्रेक होती है आपकी फिजिकली और मेंटली हेल्थ बड़ा इसके लिए ज़रूरी होती है। अच्छा मुझे ये बताया दिन शोएब मलिक ने ये कहा जी कि जब बाबर चाहेंगे मैं तब खेलूंगा, तो ये किसी चीज़ की तरफ इशारा था? देखिए मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें तो कोई अब हमें शक ही नहीं होना चाहिए कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इससे हमें बात भी करके देख ली है, हम बड़े एनालिस्ट से भी बात करते हैं, ये हमें एक रबर स्टैंप लग रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट की हालिया तारीख में बाबर आजम पाकिस्तान के मजबूत तरीन कप्तान हैं। आई थिंक बीच में सरफराज का एक टाइम आया, सरफराज मजबूत कप्तान नहीं थे, सरफराज एक अच्छे कप्तान थे, लेकिन उनको वो सपोर्ट पीसीबी से नहीं मिली थी जो कि बाबर को मिली हुई है। इस वक्त बाबर और उनके साथ 1 या 2 खिलाड़ी और हैं जो कि टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वो उस पर एक सॉर्ट ऑफ रबर स्टैम्प भी इस वक्त हमको नज़र आ रही है, बिकॉज वो उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। काफ़ी सारे लोगों में ये ख्याल है, ये एक हमारी क्रिकेटिंग सर्कल्स में और एनालिस्ट सर्कल में ये सोच है कि शोएब मलिक शायद पिछले साल ही अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले थे हफीज़ के साथ वर्ल्ड कप के अख्ताम पे, लेकिन उनको उस वक्त रोक दिया गया था। हो सकता है वो शायद रोकने वालों से शिकवा कर रहे हो यहाँ। अच्छा ठीक है आदिल, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करे थे, और हमें पता है भाई अब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के T20 मैच है, दुआ करें कि हम मैच जीत भी जाएं, क्योंकि जब मैच जीते तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है, हमारी टीम खेलती है, बहादुरी के साथ खेलें, पैशन के साथ खेलें। अच्छा जी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आपने साथ रहना। अब ये पुलिस मुकाबला था डाकू और पुलिस के दरमियान, लेकिन इसका निशाना कौन बना? एक माँ और उसकी नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र थी सिर्फ 9 या 10 महीने। 9 माह की ये नन्ही अनाबिया जिसने माँ की गोद में दम तोड़ दिया
और जो मुल्जिमान थे जिन्हें वाकई गिरफ्तार करना चाहिए था वो तो फरार हो गए। अब इस तमाम तर मामले का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है और कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अगर एक अंदाज़ा लगाऊं मैं तो कराची में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में शहरियों के जख्मी और जान से जाने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत केसेस ऐसे जो रिपोर्ट हुए, कुछ तो रिपोर्ट भी नहीं होते। आपको याद होगा अमल का केस, आपको याद होगा निमरा का केस, एहसन का केस, और कई शहरी ऐसे ही मुकाबलों का शिकार हो चुके हैं जहां पर गोली का निशाना तो उन डाकुओं को बनना चाहिए था जो कि चोरी चकारी लूट मार में मुलव्विस होते हैं, क्योंकि कराची के शहरी बेचारे एक तरफ तो लूट मार से बचते हैं, एक तरफ चोरी चकारियों से बचते हैं, और अब ये पुलिस के गलत निशाने जो कि शहरियों की जानें ले रहे हैं। इस पर बात करेंगे तफसीलन, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। कराची में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में शहरियों के जख्मी और जान से जाने के वाकयात नए नहीं। अगस्त 2018 में कयूंबा चौरंगी के करीब मुल्जिमान का ताक़ुब करते हुए एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी जद में आकर गाड़ी में बैठी 7 साल अमल जाँ बहक हो गई थी। जनवरी 2019 में कोरंगी में अनाड़ी पुलिस एहलकारों की फायरिंग से मियाँ बीवी जख्मी हुए थे। एक और फायर हुए जो मेरे सर में लगा, एक आके सर पे हाथ रखा है मैंने, बेबी मैंने अपने अंदर पकड़ा है, तो इतनी देर में पीछे से आवाज़ दी भाई ने कि साहिबा को गोली लगी है। एक माह बाद यानी फरवरी 2019 में एक और वाकया सामने आया। अंडा मोड़ पर पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ और जद में आकर 20 साल मेडिकल की तालबा निमरा जान से हाथ धो बैठी। अप्रैल 2019 में रिक्शे में सवार होकर यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाली फैमिली भी मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान होने वाले मुकाबले का शिकार हुई और 19 माह का एहसन जान की बाजी हार गया। हाँ, 2 बाइकों पे थे ना। आपका रुक किधर था? उधर मैं सबूरा की तरफ घर जा रहा था भाई, मैं घर जा रहा था, बच्चों के साथ आया, इसकी वाइफ के साथ। कोई मुकाबला नहीं है भाई, सिर्फ फायर हुआ है, ये बता रहे हैं। फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक होने वाली नन्ही अनाबिया हो, अमल या फिर मासूम एहसन, ये पहली बार नहीं है कि पुलिस ने जल्दबाजी में गोलियां चलाई हों, लेकिन पुलिस है कि अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं। अच्छा जी, एक मुफस्सल रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखाई। अब इसी मामले पर बात करने के लिए माहिर कानून वकास अब्रेस और अख्तर गोरचानी साबिक IG सिंध हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ, कानून क्या कहता है? मेन मुल्जिम कौन होता है? अगर आपको गोली नहीं चलानी आ रही है, आम शहरी इसका निशाना बन रहे हैं, ऐसे मामले में हमारा कानून कहाँ स्टैंड करता है? मुल्जिम को क्या सजा हो सकती है, और सजा हो भी सकती है या सिर्फ वर्दी की बिना पे वो बच जाता है? देखिए, हमारा जो पुलिस का सिस्टम है, स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द पुलिस ट्रेनिंग, इसके अंदर इतने ज़्यादा झोल हैं, सुकम है, नक्स हैं, कमियां हैं, कोताहियां हैं। अल्टीमेटली उनको इस दर्जे किस क्राइटेरिया के मुताबिक ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती, स्पेशली इन पर्टेनिंग टू मैटर डीलिंग ऑन द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे आपने कैसे इन तमाम चीज़ों को डील करना है, ट्रीट करना है, जो कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे फायरिंग करेंगे लॉ के अंदर तो इसकी गुंजाइश ही नहीं मौजूद। एट एनी कॉस्ट आप पब्लिक प्लेस पे तो फायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टारगेट इट कैन टेक द लाइफ ऑफ सो मैनी इनोसेंट्स। जिस तरह आपने इस केस के अंदर भी देखा, आपने अमल केस का भी हवाला दिया, एक मुफस्सल रिपोर्ट चलाई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जब भी कोई नई हुकूमत आती है, वज़ीर आता है, IG आता है, उसकी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंस हम देखते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग की जाएगी, लेकिन बदर्जा उत्तम अगर हम देखें तो पुलिस की उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं की जा रही। अगर आप एक स्विमर को तैराकी के तमाम असूल पढ़ाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली उन असूलों को प्रैक्टिकली इन्फोर्स ही नहीं करते, तो मैं ये समझता हूँ उनको पढ़ाने का भी कोई पर्पज़ नहीं। ये जो साबिक IG साहब है शायद इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जो पुलिस रूल्स हैं 1934 के रेड विद द पुलिस ऑर्डर 2002, अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें ब्लैक एंड वाइट, ये बड़े अट्रैक्टिव हैं और हमारी सोसाइटी में ये बड़े कारआमद भी हैं। अगर वॉल्यूम 8 को अगर हम देखें, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक इसके इतलाक़ की बात है, जहाँ तक इसके इन्फोर्समेंट की बात है, या हमारी सोसाइटी में पुलिस को इन तमाम चीज़ों पर ट्रेन करने की बात है, वो आटे में नमक के बराबर भी नजर नहीं आती। और यही वजह है कि इस तरह के वकास, आपका कमेंट आ गया। गोरचानी साहब, इसी मामले पर मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी। इस तमाम सिचुएशन में आपकी नज़र में मेन कल्प्रिट कौन होता है? आपका सिस्टम जो कि आपको ये ट्रेनिंग नहीं दे पाता, या फिर बहैसियत आप खुद, क्योंकि आपको पता होता है कि हम कहीं पर भी किसी भी तरह से गोली चला लें, कुछ होने तो वाला है ही नहीं हमें? देखिए जी, मिसमैनेजमेंट तो जरूर हुई है। अब जाहिर है पुलिस वाले तो नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो
उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया जाए। लेकिन असल में देखिए, इस तरह की सिचुएशंस में हर डिस्ट्रिक्ट में क्विक रिस्पांस फोर्स होती है। ओके। और वो लोग ट्रेन होते हैं, एलीट फोर्स के भी लोग इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डॉल्फिन वगैरह। तो इस तरह की सिचुएशंस में जब 15 से कॉल आती है या कोई भी वायरलेस पे कॉल चलती है, तो बजाय इसके कि आम कांस्टेबल्स को रवाना कर दिया जाए, आम जो पुलिस मोबाइल में आमतौर पर फिरते रहते हैं, अच्छा, तो उसकी बजाय क्विक रिस्पांस फोर्स के जो जवान होते हैं, वो जो अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं, उनको इस सिचुएशन का पता होता है कि मॉब में किस तरह हॉट परसूट में गोली तो चलानी है, लेकिन मजमे में तो नहीं चलानी। वो तो जाहिर है किसी इनोसेंट बंदे की जान। गोरचानी साहब, कता कलामी की माज़रत, जहां ये वाकया हुआ है, अगर हम उस जगह को देखें, एक ऐसा पब्लिक प्लेस है जहां पर बहुत ज़्यादा आवाम है, और इस तरह जहां पर आवाम का हुजूम हो, लोगों की तादाद ज़्यादा हो, आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि आपने गोली चलानी है, और आपको ये कैसे इतना शोर है कि आपका निशाना बिल्कुल ठीक लगेगा? इनके निशानों के चक्कर में एक 9 माह की बच्ची की जान चली गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना जी कि अगर यहाँ पे क्विक रिस्पांस फोर्स के लोग होते जो प्रॉपरली ट्रेन हैं, या एलीट फोर्स या डॉल्फिन के लोग होते, तो वो ज्यादा सेंसिबल तरीके से बिहेव करते यहाँ, और मॉब में इस तरह फायर नहीं करते। तो बहरहाल ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट तो हुई है। अच्छा गोरचानी साहब, ये मिसमैनेजमेंट एक दफा नहीं हुई, अमल का केस हो जाए, निमरा का केस हो जाए, एहसन का केस हो जाए, ना जाने कितने शहरी ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, कितने घरों के चराग इसी तरह से बुझ गए कि जी ट्रेनिंग नहीं है, बेहतर तरीके से कवानीन नाफिजुल अमल नहीं हुए। ये सिलसिला आखिर कहीं तो रुकेगा, कहीं तो आके कराची वालों को सुकून आएगा। कब तक बच्चों की जानें इसी तरह से बिलावजह जाती रहेंगी कि डाकू फरार हो गए, जो बेकसूर थे वो मारे गए? ये बिल्कुल इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके, अगर ये जो पुलिस एहलकार हैं अगर कसूरवार पाए जाते हैं और उन्हीं की गोली से वो, जैसे वरसात क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस की गोली से बच्ची की हलाकत हुई है, तो बिल्कुल सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि दूसरे भी वार्न हो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना फायरिंग से। तो बिल्कुल दे शुड बी टेकन टू टास्क प्रॉपरली। ओके, ठीक है। अच्छा वकास, आपकी जानिब आती हूँ, मुझे बताएं कि कानूनी नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो इसमें क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, 2 चीजें हैं। अगर कानूनी तौर पे वो वहां पे गोली नहीं चला सकता था और उसने गोली चलाई, जो बज़ाहिर बादी नजर में नजर भी आई, सेक्शन 322 अट्रैक्ट करेगा और उसकी जो मैक्सिमम सजा है वो दियत दी जा सकती है। और एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा एक्ट जिससे किसी की जान नहीं जा सकती थी, उससे जान चली गई, तो वह सेक्शन 316 अट्रैक्ट करेगा। उसकी सजा जो इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ है। हमारे कानून के अंदर 4 कत्ल की किस्में दी गई हैं, जिसमें कत्ले शिबा अमद है, कत्ले बिसबब है, कत्ले हता है और कत्ले अमद है, जो कि 302 है। डायरेक्टली नियतन किसी का कत्ल किया जाए, नियत तो उसकी नहीं थी, या ये कत्ले हता में फॉल कर जाएगा। ये इट विल डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन। फ्रामा फसाई जब हम किसी चीज़ को देखते हैं बादी नज़र में वो कोई और रुख तैयार करती है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो कि फोर्स जो चीज़ें डिसाइड करती हैं दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, और एविडेंस जो कलेक्ट करती है दैट वुड बी अल्टीमेटली कलेक्टेड बाय द पुलिस। और पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके मुताबिक ही सजा और जजा का फैसला किया जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे केसेस को टेस्ट केस के तौर पर देखना चाहिए, प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि पुलिस को ऐसे इश्यूज़ के ऊपर, ऐसे मैटर्स के ऊपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका नहीं पता, जो हमारे ज़ाब्ते के अंदर 1934 के रूल्स के अंदर लिखे हैं, 2002 पुलिस ऑर्डर के अंदर लिखे हैं। इसी तरह जो एक SHO के ऊपर इतना बर्डन है कि उसने लोगों की इज्जत आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, गलियों में भी गश्त करनी है, अदालतों में भी चक्कर लगाने हैं, इन्वेस्टिगेशन को भी सुपरवाइज करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि पुलिस रिफॉर्म्स की बजाय अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि पुलिस एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, कि जहाँ जहाँ पे इनकी तरबियत की, इनकी ट्रेनिंग की, इनकी टीचिंग की, इनकी प्रीचिंग की ज़रूरत है वो करें, चूँकि इनका काम है इज्जत आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना। जिस माशरे में रहबर रहजन बन जाए, चौकीदार चोर बन जाए, या इज्जत आबरू माल जान के मुहाफ़िज़ जो हैं
बहुत लोगों की जिंदगी। बिल्कुल वकास आप यहाँ पर दुरुस्त हैं कि जब आपकी ट्रेनिंग ही सही नहीं होगी तो क्या आप माल की हिफाजत करेंगे या क्या आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं किसी की इज्जत महफूज करने में या किसी की जान को बचाने में? मुझे ये बताएं वकास कि स्टेट का इसमें क्या रोल होता है? एक माँ की तो नन्ही सी बच्ची चली गई, लेकिन इसमें स्टेट क्या कर सकता है, उसका क्या रोल हो सकता है? कोई रिम्बर्स कर सकता है या कानून इस मामले में हमारा क्या कहता है? देखिए, स्टेट हैज टू परफॉर्म हिज पेरेंटल रोल इन दिस रिगार्ड। इस हवाले से वालिदैन का किरदार अदा करती है। इज्जत, आबरू, माल, जान, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम जिम्मेदारियां वो रियासत की। और सबसे पहले जो हमारे फंडामेंटल राइट आइन के अंदर रखे गए हैं, 20 फंडामेंटल राइट है, सेक्शन आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक। और सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट स्टेट अपने शहरियों को गारंटी करती है वो राइट टू लाइफ है, कि उनकी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारी जिंदगियां जो हैं, अगर रियासत के वो लोग जिन्होंने हमें ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना, अगर वही तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड लास्टली आई मस्ट से कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें बजाय इसके कि पुलिस किसी किस्म की फेवरेटिज्म से काम ले, क्योंकि बहुत से केसेस हम देखते भी हैं, लेकिन बहुत से केसेस के अंदर जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, वो बड़ी ज़बरदस्त तफ्तीश भी करते हैं, अल्टीमेटली ये केसेस जो है इसका कोई आउटकम या कोई क्रश जो है वो जरूर निकल आता है। ठीक है गोरचानी साहब, लास्ट में आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी। 2022 है ये, क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि मॉडर्न लाइंस पर हम पुलिस की ट्रेनिंग कराएं कि इस तरह के वाकयात मजीद हमें देखने में ना मिले? और हम कराची में क्यों देखते हैं ऐसे वाकयात? क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेनिंग ऐसी होती ही नहीं है जैसी होनी चाहिए। जी, आखिरी एक कमेंट जो मैं यहाँ देना चाहूंगा जी, वो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि पुलिस में अब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ओके। अब आप देखें, एक ASI होता है, वो उसको हम कोर्ट ड्यूटीज पे भी उसी को लगाते हैं। फिर कुछ अर्से बाद हम उसको पकड़ के वॉच एंड वार्ड पेट्रोलिंग पे लगा देते हैं। फिर कुछ अर्से बाद हम उसको तफ्तीशी के तौर पे उससे काम लेना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ अर्से बाद उसको ट्रैफिक में भेज देते हैं। जरूरत इस बात की है कि अब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। जितने शोबे हैं इनमें ही प्रॉपर ट्रेनिंग देके उन्हीं शोबों में ही इन लोगों को रखा जाए जो उसके लिए सूटेबल हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन अलग है, वॉच एंड वार्ड अलग है, इसी तरह जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है वो अलग होनी चाहिए, जो एंटी रॉयट फोर्स है वो अलग होनी चाहिए। तो ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। जो ट्रैफिक में है वो ट्रैफिक में ही भर्ती हो, ट्रैफिक की ड्यूटीज उसको समझ आनी चाहिए। और जो जिस तरह एलीट फोर्स के हैं या डॉल्फिन के हैं, कमांडोज हैं, तो वो इसी केडर में ही भर्ती हो, इसी में ही ट्रेंड हो, वही काम उनसे लिया जाए। तो जब तक हम ऑल ट्रेड्स बनाते रहेंगे पुलिस वालों को, तो मेरा ख्याल है एफिशिएंसी लेवल इसी तरह ही है। एग्जैक्टली। और गोरचानी साहब, यहाँ पर एक फेवरेटिज्म का भी शायद एलिमेंट आ जाता है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। वकास, आपका भी बेहद शुक्रिया आप गुफ्तगू के लिए। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे मजीद भी बातें करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के सलाम मुतासरीन की मदद के लिए गैर सरकारी तंजीमें भी सरगर्म अमल है। निजी फाउंडेशन की जानिब से खानुज़ई में 2 रोज़ा तिब्बी कैंप लगाया गया है। तफसीलात देखिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए लाहौर के बेहतरीन डॉक्टर्स बलूचिस्तान पहुँच गए। सैलाब से मुतासरा जिला पशीन की तहसील खानुज़ई में निजी फाउंडेशन की जानिब से 2 रोजा तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद का मुआयना करने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। हम सैलाब मुतासरीन को ये तासुर देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम हर वक्त हर कदम उनके साथ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मुतासरा इलाकों में खवातीन और बच्चे पेट, आंतों की बीमारियों, डायरिया और हैजे समेत दीगर वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। फौरी इक़दामात की जरूरत है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों में जल्द की बीमारियों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। फ्लड की वजह से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहे हैं, और यहाँ आसपास करीब कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है और कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। सैलाब मुतासरीन भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मिलने पर मुतमईन हैं। डॉक्टर बहुत आए हुए, वो बात के डॉक्टर है। यहाँ के लोग बहुत मरीज हो गए, ये सैलाब की वजह से बहुत मुतासर हो गए। अभी अल्लाह का शुक्र है।
मुंतज़मीन के मुताबिक बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। चलें जी, जरा आगे बढ़ते हैं और अपने टैलेंट की बात करते हैं। पाकिस्तान के अहमद सफीर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्टिस्ट अहमद सफीर ने भारत के एन नारायण को शिकस्त दी है। अहमद ने 1 मिनट में 301 मुक्के मारकर अपने हिंदुस्तानी हम मनसब के 269 मुक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अहमद सफी ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं भारत को शिकस्त देके? रहीम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है। एन नारायण का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसने फुल एक्सटेंशन पंचेस विद 1 kg 269 पंचेस का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें मैंने भी रिकॉर्ड तोड़ा है 301 पंचेस के साथ 1 kg। जबरदस्त। अच्छा अहमद, मुझे बताएं कि आपके मद्दे मुकाबिल कौन कौन सी टीमें थी, किस किस मुल्क की टीम्स मौजूद थी? टीम्स मतलब पूरी ऑल ऑफ कंट्री का ये रिकॉर्ड है, जिस मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया ऑल ऑफ कंट्री। ये मेरे एक चैलेंज भी था जो कि एन नारायण ने रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तैयारी कितने दिनों पहले आप स्टार्ट कर देते हैं और क्या क्या तैयारी होती है इसके अंदर, किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है? मैंने इसके लिए मेहनत बहुत किया है। ये रिकॉर्ड जो था, ये फुल एक्सटेंशन पंचेस का, ये बहुत टफ रिकॉर्ड था। इसके लिए बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 1 year या 2 years लगते हैं। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए, अपनी दिन रात को एक कर दिया है। हमारे टीचर सर इरफान महसूद ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है। ओके, अच्छा मुझे अहमद एक तो अहमद आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल भी आप ले लेंगे। नेक्स्ट आपका फर्दर क्या प्लान है, क्या टारगेट सेट किया है फ्यूचर के लिए? आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर और भी रिकॉर्ड बनाते जाऊँ, ताकि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन रह सके। हमारे मुल्क पाकिस्तान का परचम हर एक ममालिक में लहराया जाए, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन रह सके। हम और भी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और लास्ट में मुझे ये बताएं, जीत का क्रेडिट किसे देंगे, ये जीत किसके नाम करेंगे आप? फर्स्ट क्रेडिट तो मेरे अपने सर इरफान महसूद पर जाता है, जिसने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। हमारे सर हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत भी बस सब अल्लाह का करम है। हमारे माँ बाप की दुआएं करनी दीजिए और हमारे प्यारे सर इरफान महसूद, जिसकी बना पर हम इस मकाम पर पहुंचे। ठीक है अहमद, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। जो नौजवान हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं जी, कि क्योंकि आप लोग जब आगे बढ़ के काम करते हैं ना, तो फिर हिम्मत मिलती है और आप लोगों की दी गई हिम्मत की वजह से बहुत सारे लोग मजीद कारनामे करते हैं और मजीद हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। अच्छा, लड़कियाँ किसी से पीछे नहीं होती हैं, किसी से कम नहीं होती हैं। मुल्तान में तालिबा ने क्या किया है, बहुत सारी तालिबात जो हैं जब वो इकट्ठी हो जाएं तो एक जुट सा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक 22 साल तालिबा जिन्होंने ये किया कि गोलगप्पे की रेडी लगा ली है। अब इसकी वजह क्या बनी, कि इसके पीछे क्या कहानी है, उन्होंने ये रेडी क्यों लगाई है? जाहिर सी बात है, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। हमने सोचा कि हम आपको मकसूद चौहान की रिपोर्ट दिखाएं, ताकि इस रिपोर्ट के ज़रिए वो बच्चियां जो सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकती, ये स्पेशली रिपोर्ट उनके लिए, उन्होंने ज़रूर देखनी है। वो देखें और सोचें कि ज़िंदगी में सब कुछ किया जा सकता है। बेटियां बोझ नहीं होती, इसकी जीती जागती मिसाल मुल्तान की 22 साला हबीबा है। बूढ़ा वालिद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुआ तो बेटी ने बेटा बनकर दिखाया, गोलगप्पों की रेडी लगा ली। हमारे यहाँ पे ना जॉब्स हमें आसानी से नहीं मिलती। अगर प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम जाते हैं तो विदिन पहले तो वो आपसे रेफरेंस मांगते हैं, दूसरी बात ये सैलरी जो पैकेज होता है वो 15 to 20 होता है, बहुत ज़्यादा होकर। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, और वो बिज़नेस जो था वो गोलगप्पों का बिज़नेस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। हबीबा बुलंद हौसला और बाहिम्मत होने के साथ साथ होनहार तालबा भी हैं। जामिया ज़िकिया के शोबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2nd पोजीशन ले चुकी हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ पे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इन्होंने अपना स्टेप लिया है, पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये मेहनत कर रही हैं, तो मेहनत में कोई आड़ नहीं होनी चाहिए। हबीबा का कहना है कि जब डिग्री और पोजीशन के बावजूद नौकरी ना मिली तो मजबूरन गोलगप्पे की रेडी लगाना पड़ी। मुल्तान की बाहिम्मत ग्रेजुएट हबीबा खान ने साबित कर दिया, मेहनत और लगन सच्ची हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान।
देखें कितनी मज़े मज़े की स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आते हैं। वो तमाम बच्चियां जो ये समझती हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, या वो तमाम बच्चियां जो ये समझती हैं कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने वालिदैन का सहारा बने, अपने वालिदैन का फ़ख्र बने, ताकि लोग ये देख के, आपको देख के कहें कि बेटी हो तो आप जैसी हो। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारा प्रोग्राम है इसीलिए कि हम जगह जगह से टैलेंट ढूंढ के लाते हैं आपके सामने। हर रोज़ एक नए शाहकार से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, जिसके कमाल को देखकर दुनिया हैरान रह जाती है और दिल चाहता है कि हमारा बच्चा भी ऐसा ही हो। ऐसी एक सुपर टैलेंटेड बच्ची आज मिसा स्टूडियोज में मौजूद है। मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। पहले मैं वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। ज़ैनब कमाल कर दिया आपने। देखा, मैंने कहा था ना एक टैलेंट से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। ज़ैनब शहरियार हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ मैंने, यकीन करें जितने हमारे कैमरामैन, हमारी टीम है, सब क्लैप करिए ज़ैनब के लिए। इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन, इतना मुश्किल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे सीखा ज़ैनू आपने? मैंने कैसे सीखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेहनत वाला काम है। हाँ, मेहनत लगती है, मुश्किल है, लेकिन वो नहीं है। वो नहीं क्या? ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि सीखा नहीं जा सकता, नामुमकिन नहीं है। हाँ, मतलब आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं मामा पारसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल और क्लास 5 में पढ़ती। क्लास 5 में पढ़ते हो। और ये आपने मतलब कब सीखा, क्या टाइम था, या कैसे आपके जहन में आया कि अच्छा मुझे अपना ये सीखना है? कोविड चल रहा था तो हम लोग बहुत म्यूज़िक वीडियोस देखते थे, तो उसमें ऑर्केस्ट्रा के साथ भी वायलिन बज रहा होता था, अकेले सोलो में भी वायलिन बज रहा होता था। तो हमें एक दफ़ा, मुझे वायलिन की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, हो सकता हम एक दफ़ा एक म्यूज़िक शॉप और इंस्टीट्यूट दोनों थे ना, हम उधर गए तो उधर एक वायलिन रखा हुआ था और उधर एक थे वो बजा रहे थे। तो मैं और मेरे बाबा गए थे, तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या मैं बजा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ बजा सकती हो। फिर हमने उधर बात की तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हाँ आप सीखें, ये करें। फिर हमने कोविड में स्टार्ट किया। अच्छा, कोविड में स्टार्ट किया। और ये आपको कितना टाइम लगा ये सीखने में? मुझे 3 साल लग गए सीखने में। अभी आपने प्रॉपर सीख लिया या अभी भी आप सीख रही हैं? नहीं, अभी प्रॉपर नहीं सीखा, अभी मैं सीख रही हूँ। अच्छा, तो ये मैं वीडियोस भी देख रही थी, आप स्कूल में भी जो है वायलिन बजा रही थी? जी, अभी तो सिर्फ एक दफ़ा बजाया है वायलिन स्कूल में, और आगे 2 दफ़ा बजाया है। 2 दफ़ा। अच्छा, तो क्या आपके फ्रेंड्स के कमेंट्स थे जब उन्होंने देखा कि ज़ैनब सिर्फ 5 इयर्स में इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो क्या उन्होंने कमेंट पास किए? टीचर्स का रिएक्शन क्या था? सब मतलब इतना शॉकिंग मोड और एक्साइटेड के मतलब मेरी टीचर्स थी कि मेरी स्टूडेंट है, और दोस्त थे कि मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बस यही था। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि आपने ये कैसे सीखा? बाबा ने सिखाया, थ्रू इंटरनेट, मामा ने सिखाया, किस तरह से आपने सीखा? नहीं, मामा बाबा को तो नहीं आता, लेकिन हाँ हम लोग उधर एक इंस्टीट्यूट बताया था ना मैंने, हम उधर गए इंस्टीट्यूट पे,
हमने 1 साल तकरीबन उधर से सीखा। उसके बाद उनको हम थोड़ा सा गैप दिया। उसके बाद हमने सर सलीम शरीफ से सीखा और उसके बाद मैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान से सीख रही हूँ। अभी आप सीख रहे हो। अच्छा, तो जो बच्चे आपकी एज के हैं और सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज़ैनब की तरह अच्छा वायलिन बजाएं, दूसरों को हैरान करें, टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ये करना चाहिए कि उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जब प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, तो वो आप परफेक्ट बन जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? इसी को ही आगे लेकर चलना है, कुछ और करना है? नहीं, मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि इसको आगे लेके जाऊंगी और साथ में डॉक्टर भी बनूंगी। डॉक्टर भी बनेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल है, डॉक्टर भी बनना और वायलिन भी बजाना, दोनों मुश्किल काम कर लेंगी? जी, मैं कर लूंगी। अच्छा बताएं, और कौन कौन सी ट्यून सीखी है आपने? मैंने सीखा बहुत कुछ है। तो पाकिस्तानी सॉन्ग्स में एक गाना था बहकाना, एक मैंने वो सीखा है, परे हट लव मूवी है पाकिस्तानी उसका। और एक टप्पे आते हैं मुझे, पंजाबी टप्पे जो हैं। और एक मुझे आता है वो ओल्ड इंग्लिश सॉन्ग है, लंबाड़ा कहते हैं उसको। ओके। और बहुत सारे आते हैं। मैं चाहूंगी जरा टप्पे आप हमें सुना दे, इतना अरसा हो गया ना, सिर्फ लाहौर में सुने थे मैंने। आप ज़ैनब मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेगी तो जरा बजाएं। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा ज़ैनब, लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें जो लोग हमें देख रहे हैं, आपके जो फैंस हैं, जाहिर है भैया आपके फैंस भी होंगे, आप माशाल्लाह इतना अच्छा वायलिन बजाती हैं, सामने कैमरे में देख के आप हमारे लोगों को, अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं। कोई मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ करना है, जैसे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब जो होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 घंटे वायलिन बजाएंगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप उसकी एक गाने की भी 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे जैसा वायलिन बजा सकते हैं। हाँ, क्या बात है भाई, क्या बात है। प्रैक्टिस करें ताकि आप परफेक्ट हो जाएं अपने काम में, अपने शौक में। हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक में मैं एक और फरमाइश करूंगी ज़ैनब से, आपने कहीं जाना हमारे साथ रहना। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिनमें से सेहतमंद होना सबसे बड़ी नेमत है। यानी सेहत अगर आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब सेहत सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं होती है, दिमागी सेहत भी एक सेहत का ही हिस्सा होता है। आपके जिस्म का हिस्सा दिमाग अगर वो सेहतमंद होगा तो आपका पूरा जिस्म जो है, आपकी पूरी बॉडी जो है, आपका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा ही मज़ेदार सा कंट्रोल होगा, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आज है जी दिमागी सेहत का आलमी दिन, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि दुनिया भर
में नफ्सियाती बीमारियों के जो इश्यूज हैं और जो तशवीशनाक हकायक हैं उनको हम हाईलाइट करें, ताकि पता चले कि मेंटल हेल्थ भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर तमाजुर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तमाजुर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सही, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तमाजुर, मुझे ये बताएं, जैसे हम बात करते हैं ना फिजिकली हेल्थ की, इस तरह मेंटली हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि शायद हम काफ़ी दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आप रेट करती हैं कि हमारी मौजूदा इस वक्त अगर हम अपना माहौल देखें, कितने % लोग मेंटली हेल्दी नहीं होते अपनी डेली रूटीन में? आई थिंक कि स्टेटिस्टिक तो मेरे लिए देना मुश्किल है, लेकिन जैसे डॉन न्यूज़ की एक आर्टिकल, डॉन पे एक आर्टिकल छपा था, उसमें था कि 25 to 30 मिलियन लोग पाकिस्तान में जो हैं किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। एंड आई वुड से कि नॉट मेंटल डिसऑर्डर, बट आई वुड से कि 10 में से 7 लोग ज़रूर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं इस वक्त पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं तमाजुर के देखने वालों की आसानी के लिए, जो कि इस वक्त ख़वातीन हमें घर में बैठी देख रही हैं, कि मेंटली आप हेल्दी हैं, इससे क्या मुराद है? मेंटली आप हेल्दी हैं कि मतलब आप चाको चौबंद महसूस करते हैं, आप खुशगवार महसूस करते हैं, आप अपने माइंड में और अपनी बॉडी दोनों में खुशगवार महसूस करते हैं। और माइंड एंड बॉडी को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ जुड़ी हुई है। सो जो शख्स अपनी बॉडी में और दिमाग में खुशगवार महसूस कर रहा है, प्लेजेंट फील कर रहा है, तो इसका मतलब वो मेंटली हेल्दी है। सही है। अच्छा, अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, जैसे कि हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, अब वो स्ट्रेस की वजह से आप अपना रोज़ाना का काम सही तरीके से नहीं कर सकते, डिप्रेशन है, एंजाइटी। मैं अपनी भी मिसाल ले लूँ, मैं पिछला पूरा वीक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, जिसका इफ़ेक्ट मेरे काम पे भी हुआ। तो ये जो आपका डिप्रेशन ज़्यादा माहौल है, स्पेशली हमारी सोसाइटी का, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा लोग वो मिलते हैं जो कि बातें करते हैं आपके ख़िलाफ़, और वो लोग कम मिलते हैं जो कि आपकी तारीफ़ करते हैं। तो इस तरह के माहौल में आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे करंट टाइम्स को भी देख के एक्सेप्टेंस, और लोगों के लिए भी एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि इन अ सेंस कि आप अपनी खुशी अगर लोगों पे डिपेंड करेंगे तो फिर वो तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है, कि लोग क्या कह रहे हैं। सो अपने अंदर खुशी तलाश करना इम्पॉर्टेंट है, रादर देन वो लोग क्या कहेंगे, इसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देख सकते। बट वो सिर्फ एक फ्रेज़ नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बट इट इज़ ट्रू इन अ सेंस कि सुबह आपकी, फॉर एग्जांपल एवरीडे लाइफ के देख लेते हैं कि सास से लड़ाई हो गई, शाम में शौहर से लड़ाई हो गई, लेकिन ये बहुत मामूली बातें हैं और इनको मामूली ही रखना चाहिए। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी के ऊपर हावी कर देंगे कि जॉब पे वो हो गई है तो हावी कर देंगे, तो फिर आप खुशगवार कैसे रहेंगे? तो अपने अंदर खुशी तलाश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा तमाजुर, हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये भी है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपने मसले, जैसे कि अगर उन्हें किसी चीज़ का कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो शेयर नहीं कर पाती हैं। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में चाहूँगी कि मैं अपनी उन बहनों की बात करूँ जो कि चाहती हैं कि मुझे कोई सुने ताकि मैं मेंटली रिलैक्स हो जाऊँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। उनके लिए क्या थेरेपी होनी चाहिए? लाइक वो किस तरह से अपने इस डिप्रेशन को, इस एंजाइटी को दूर कर सकती हैं? अच्छा, पता है, आई एम रियली ग्लैड कि आपने पॉइंट डिस्कस किया है, क्योंकि इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। सही है, तो इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सुनने वाला हो। आप एक पेपर और पेन के साथ भी इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप बेशक एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं कोने में और आप लिख डालें जो भी आपके दिल में आ रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर दें। ज़बरदस्त। और वो बहुत कैथार्टिक होता है और वो मेंटली बहुत हेल्पफुल भी होता है। सो हम ये तो रिसर्च से साबित है, एंड आई कैन कोट द रिसर्च एज वेल अगर वो नीचे आ जाए, कि इमोशनल एक्सप्रेशन थेरेपी में आप करें, किसी दोस्त के साथ करें या लिख कर करें, रिजल्ट एक जैसे हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड। लाइक द रिजल्ट्स आर रियली गुड। तो और ये अच्छा है कि आप लिख लेना, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो मेरी वो बहनें ना जो कि घरों में रहती हैं, हाउस वाइफ है, उन्हें ये होता है कि मैंने कुछ शेयर कर दिया, अल्लाह ही मेरी सास को पता ना चल जाए, माँ को पता ना चल जाए, भाई को या बहन को, कि वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। एक पेपर पेंसिल लें, जो कुछ दिल में आज बस लिख दें, आज इस दिन को मनाएं इस तरीके से। अच्छा तमाजुर, अक्सर हमने देखा है हमारी सोसाइटी में बच्चे ऐसे हैं कि उनकी मेंटली हेल्थ वो नहीं है जो कि उनकी उस एज के लिहाज से होनी चाहिए। इसका क्या रीज़न है? यकीनन बच्चे भी थेरेपी के लिए आपके पास आते होंगे, वालिदैन क्या कहते हैं?
सो इंटरेस्टिंगली बच्चे आ रहे हैं आजकल, और आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि रीज़न बीइंग एक तो खैर अवेयरनेस भी है विच इज़ अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम आई डू थिंक कि फ़ोन जो है वो काफ़ी इसकी वजह है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं कर पाते। तो जब फोकस नहीं कर पाएंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी होगा। सो फोकस्ड वर्क की बड़ी इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी में भी और वैसे भी एवरीडे लाइफ में। देखिए इस वक्त हम फोकस्ड बात कर रहे हैं तो हम किसी कंक्लूजन पे बैठेंगे, अगर मैं बीच में अपना फ़ोन देखने लग जाऊंगी तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं बैठेंगे, आपका ध्यान बार बार हट जाएगा। एग्जैक्टली। तो बच्चों को ये रियलाइज़ कराना कि बेटा जब आप स्कूल में हैं तो कम्प्लीटली स्कूल में रहें, और जब आप घर आ जाइए घर में आ जाएं, और जब आप होमवर्क करें तो पूरे फोकस तरीके से होमवर्क करें, रादर देन कि आप फ़ोन को उठा रहे हैं और उसको चेक करें। तो वो जो फोकस ख़राब हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो रही है। और मैं ये नहीं कह रही अब के वालिदैन जो है सुन के बच्चों के फ़ोन छुपा दें, ठीक है, बट बच्चों को भी अंडरस्टैंड एक टाइम टेबल उनका सेट कर देना। अच्छा देखें तमाशा, अगर हम अपने अम्मा अब्बा की ज़िंदगी देखें या इवन मैं अपने बड़े बहन भाइयों की ज़िंदगी देखूं, वो बहुत रिलैक्स होते थे, उनके पास अपने लिए टाइम होता था, अच्छा सोचते थे, और अच्छी सोच की वजह से अच्छा खाना भी होता था, और उनकी सेहत जो फिजिकली सेहत है वो भी अच्छी नजर आती थी। अब शायद हम ये करते हैं कि ऑफिस को घर ले जाते हैं, स्कूल को घर ले जाते हैं, उन चीज़ों को उनकी जगहों पर नहीं छोड़ते। डिप्रेशन एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह ये भी है, और ये एक वजह है जिसकी वजह से आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते जितना आपको होना चाहिए। तमासुर बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी नाज़रीन, बर्दाश्त का लेवल अपने अंदर ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत है, जिसकी ज़िंदा मिसालें हम डेली जो है वो रिपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं। बर्दाश्त का लेवल बढ़ाएं। आप चाहे किसी भी रिश्ते की बात करें, अम्मा के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, शौहर के साथ, थोड़े से ठंडे हो जाएं। अच्छा जी, अभी लेंगे हम एक ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, तमाम लोग जो कि स्किन के मसलों से दो चार हैं, उनके लिए एक बड़े ही ज़बरदस्त डॉक्टर, आप जान गए मैं किसकी बात करी, वो मौजूद होंगे हमारे साथ और बताएंगे ये जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना, आपकी जो ये स्किन डिजीज़ है रोज़ेशा, ये क्या है, ये क्यों होती है, इसको ट्रीट कैसे करना है, ये बताएंगे सब कुछ आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर खुर्रम के साथ। आपकी स्किन के क्या क्या मसले हैं? अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पे हम बात करते हैं, स्पेशली स्किन से रिलेट की, जी पिगमेंटेशन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, काली हो गई स्किन। लेकिन एक ऐसा मसला है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वो बीमारी है स्किन की रोज़ेशा। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी जल्द पर होता है लाल लाल से धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर ये चेहरे और आंखों को मुतासर करती है, बट ये कभी कभी आपकी पूरी बॉडी से मुतासर होना शुरू हो जाती है। सो खुर्रम मेरे साथ है, मैं उनसे जानूंगी। खुर्रम, अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले तो ये बीमारी होती क्यों है? अच्छा, जैसे यंगस्टर्स में आप देखें ना, बहुत कम उम्र में एक्नी होती है, टीनेजर्स में। अच्छा, थोड़े से बड़े होते हैं, आप 20s में होते हैं, 24, 25, 30, 35, 40, ये उसी की एक फॉर्म होती है रोज़ेशिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, रोज़ेशिया जैसे नाम से जाहिर है, रोज की तरह बिल्कुल लाल लाल। अच्छा, एक लड़की मेरे पास बिल्कुल 20s में थी, वो उसकी नाक का शेप खराब हो जाता है। ओह गॉड। वो राइनोफाइमा कहलाता है, जैसे राइनोसॉर्स नहीं होते, उनकी तरह नाक हो जाती है, ठीक है। और पूरा चेहरा शदीद लाल होता है, और आपको एक्नी की एक सीवियर फॉर्म होती है। धूप में जाते हैं, किचन में लड़कियां खड़ी होती हैं तो चीखें निकल जाती हैं, लाइक आपको जलन होती है, और लगता है आपके पूरे चेहरे पे ना आपकी वेसल्स बड़ी क्लियर होती हैं, वाज़े होती हैं, आपके चेहरे पे खूब फ्लश होता है खून का, और जल्द पतली हो जाती है। और लड़कियां क्या करती हैं, वही 4 चीजें मिला के, वो जो 3-4 लड़कियों के नाम से क्रीमें हैं, ठीक है, और वो और बेटनोवेट मिलाती हैं। बेटनोवेट बहुत अच्छी चीज है, मगर जब डॉक्टर आपको बताएं तब करें ना। अपनी वो 4 लड़कियों वाली क्रीमों नाम की मिलाई, ठीक है, उसके साथ वो लिया बेटनोवेट, और कोई अच्छा सा कोई उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया और पूरे चेहरे पे लगा लिया। गॉड, ये तो और आपकी स्किन खराब कर देता है भाई, करता है, जी बिल्कुल। क्योंकि जाहिर है ब्लीचिंग पाउडर आप किसी भी कंपनी का लें, उसमें केमिकल है, ऐसी स्किन पे केमिकल लगना तो स्किन को और डैमेज करता है। अच्छा, तो मुझे बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, एक तो बड़ी जरूरी चीज है कि एंटीबायोटिक आपको लेने डॉक्टर के मशवरे से, ठीक है। जितना छपाके मारे ना, स्प्लैश करें ठंडे पानी के। अच्छा, और एक तो आप मिर्चें कम खाएंगे, गोश्त कम खाएंगे, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो थोड़ा
छोड़ देंगे, पानी ज्यादा पीना है। अच्छा, और जो लोग चाय कॉफी के बड़े शौकीन होते हैं, चॉकलेट के, वो कम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चेहरे को ना बिल्कुल आप जैसे लड़कियां जो हैं थोड़ा सा मेकअप से थोड़ा सा दूर रहेंगी कुछ देर के। बल्कि मैं तो ये कहूंगी आप मेकअप करें ही ना, लाइक आप 1-2 हफ्ते अपनी स्किन छोड़ दें, मेकअप ना करें, बिकॉज मेकअप में भी केमिकल होता है। आपकी अच्छी से अच्छी स्किन जो है ना वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। मेकअप देखो ना, आपके जब आप मेकअप करते हैं तो आपके इतनी देर पोर्स आपके बंद रहते हैं। हमसे बेहतर कौन से बंद सकता है, ये रोना है हमारा कि पोर्स बंद हो गए, खुल गए, क्या करें भाई। अच्छा, तो इसका क्या आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज तो ये कि एंटीबायोटिक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एक क्रीम आती है एक्नेल के नाम से, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है, कराची से लेके कश्मीर तक। उसको क्या करना है, आपको मिलेगी वो क्रीम, उसके अंदर क्या होता है, एलोवेरा, पपीते का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, नायसिन एक एंटी बायोटिक होता है टॉपिकल, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रा एक्सट्रैक्ट होता है यानी पानी का। चारों चीजें अब भर भर के पूरे चेहरे पे लगाना है। अच्छा, जब आप किचन जाएंगी तो आप क्या करें, एक रोज वाटर की, अर्के गुलाब की बोतल अपने पास रखें, स्प्रे करती रहें, ठीक है। और वहां पर भी ना आप जब पसीना आया आप टिश्यू लेके वाइप ऑफ करें। जो लड़कियां पसीना बार बार दुपट्टे से करती है ना, ये एक बड़ा पैटर्न, उससे ये आपका रोज़ेशिया बहुत फैलता है। और ये पैटर्न ये होता है जो हमारा झाइयों वाला, ये बल्कि आप जब अपने दुपट्टे से अपने बाजू से अपनी स्किन साफ करते हैं, रैश होता है। आप देखो, अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां कहती हैं कि ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला थोड़ा डार्क हो रहा होता है। चलो वो तो थ्रेडिंग वैक्सिंग भी होती है, मगर उसके अलावा ये जो बार बार किचन में यूं करती है ना बेचारी, एक प्रॉब्लम होती, पता नहीं होता, तो दुपट्टे के अंदर भी सॉल्टिश हो जाता है, तो उससे जाके पूरी स्किन आपकी बर्न होती है। वो केमिकली हुआ ना एक तरीके का, वो जाके एक तो ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका पेट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ना हो। जितना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, एक्नी और रोज़ेशिया दोनों बहुत बढ़ते हैं। और एक और बड़ी चीज, जो लोग बहुत ज्यादा लेट नाइट खाना खाते हैं ना, कि नहारियां खाएं, कुन्ने खाए, 12-1 बजे टीवी वहीं देखा और वहीं लेट के सो गए, तो वो कहते हैं रीगर्जिटेशन, आपको पूरा वो रिफ्लक्स होता है, जो आपने खाया होता है, तो तेजाबियत इतनी ज्यादा होती है, उससे रोज़ेशिया बहुत बढ़ता है। तो सोने से कम 3 घंटे पहले, और रात को तो सैलड वैलड खा लें। अच्छा, हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, अच्छा जैसे गोश्त तो सब खा रहे हैं, ठीक है, मैं किसी को कहता हूँ जी आप कच्ची सब्जियां, लगता है मैं कच्चा गोश्त खाने को कहता हूँ, कोई इशू नहीं है, कच्ची सब्जियां समझ में नहीं आती। कच्ची सब्जियां आपके लिए ज्यादा मुफीद है, हमारे पास भी कुछ कच्ची सब्जियां हैं, क्या करने लगे हम इन जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बड़ा इन कच्ची सब्जियों से हम एक होम रेमेडी बना रहे हैं, जो 5 फायदे। एक तो जिन खवातीन के, लड़कियों के, अच्छा खवातीन ही नहीं, लड़कियों की भी बहुत ज्यादा झाइयां आ जाती हैं, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है। थोड़ा नेचुरली आप रंग गोरा करना चाहती हैं, उनके लिए है। कॉपी पेंसिल निकाल लें, अब बड़ी सिंपल चीजें हैं, आप खुद आपको वेल। अच्छा, खड्डे आ जाते हैं एक्ने के, उनके लिए है। डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उनके लिए। और यंग एज है, लड़कियों की स्किन यंग है मगर थकी और थोड़ा सा सैगिंग हो रही है, उसके लिए फ्रेश। अच्छा, और देखिए, जब आप यहाँ जाते हैं ना, ये थाईलैंड और मलेशिया, इन लोगों में लड़कियों को और हर किसी को बड़ा गोरा होने का शौक है, मगर वहाँ 3 चीजें बड़ी कॉमन है। एक तो नारियल और पपीता, ठीक है जी। पपीता, अगर उसमें पपीता आपका नेचुरल ब्लीचिंग है, ये वो वाली ब्लीचिंग नहीं है, खराब वाली, अच्छी वाली, ठीक है। आपने क्या किया, एक छोटा पपीता हाफ, ठीक है जी, छिलके समेत, ठीक है, ये हमने, ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश पपीता, और ठीक है, थोड़े टुकड़े कर लेंगे कि ब्लेंडर में मसला ना हो। जी बिल्कुल, ठीक है जी। ये आपने एक पपीता लिया जी, जो कि फ्रेश पपीता है, और आपने इसको आधा लेके उसके भी 4 हिस्से बिल्कुल जी, ठीक है, ओके। ये इसको आपने बीज समेत आपने इसको ब्लेंडर में डालना है, बिल्कुल, ओके, ठीक है जी। ये चारों हमने पीसेस डाल दिए, बिल्कुल। और उसके बाद जनाब डालेंगे इसके अंदर अर्के गुलाब, ओके, रोज वाटर, ये बड़ा ठंडक देगा ना, ठीक है, और आपकी स्किन को एक टोन में करेगा, सही है, ठीक है। साथ में डालेंगे जी, जितना पानी डाला उतना ही आप डालेंगे दूध, फ्रेश मिल्क आप डालेंगे। अच्छा, फ्रेश मिल्क अगर नहीं भी है, इन केस वो कराची में सब बड़े परेशान होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, कोई भी दूध ले, पाउडर वाला दूध भी बना, बिल्कुल। अच्छा, 2 चमचे व्हाइट, अच्छा वैसे तो ये बड़ी बुरी चीज है, ठीक है, चीनी, हाँ जी बिल्कुल, खाएं तो ब्राउन खाएं, इस चीज के लिए बड़ी अच्छी, स्किन के इस चीज के लिए बड़ी अच्छी है, ठीक है जी। 4 चमचे व्हाइट शक्कर, ठीक है जी,
2 अच्छा ये क्या देखिए मैं साथ साथ बताते जाते बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक तो पपीता जो है वो नेचुरल आपका ब्लीच करेगा, ठीक है। दूध भी आपकी स्किन को दूधिया बनाएगा, ठीक है। अर्के गुलाब तो आपको पता है सूदिंग। अच्छा ये स्क्रब है, ठीक है, ये नेचुरल स्क्रब है। और दो चीजें और एंड में डालें। अच्छा ये देखिए ये होगा, ये आप लेंगे जी ब्रिंजल, ठीक है जी। ये आपको क्या करना है, ये पूरा छोटा एक ये लेके, अच्छा ये क्या करेगा, ये आपके खड्डे जो आपके एक्नी के या चेचक के दाग आ जाते हैं ना, उनको ये भरता है। ठीक है जी। एक छोटा आपने बैंगन ले लिया, छोटे साइज का, और फिर आपने उसके भी पीसेस किए हैं जी। अच्छा उसको वॉश कर लें, छिलका भी नहीं उतारना, बिल्कुल उसकी डंडी समेत जो है आपने उसको ब्लेंडर में डालना। ये देखिए ये जो इसका ताज आ गया ना, ताज समेत इसको डालेंगे, ठीक है। थोड़ा ये सारा पूरा का पूरा बैंगन छोटा, बिल्कुल छोटा सा बैंगन जो होगा वो आपने रखना। अच्छा एक क्रीम पूरे पाकिस्तान में भी अगेन अवेलेबल है, सेल्यूस्लिम जेल। ओके। अच्छा ये क्या है, लोग परेशान हो कि स्लिम कर देगा, ये क्या करेगा, आपके चेहरे की कंटोरिंग करेगा। ओके। होता ये कि लड़कियां जो है ना वो रात को नमक ज्यादा खा लिया या चाय पी ले तो सुबह को एक ब्लोटिंग आपको होती है पेट में और चेहरा फ्लफी चेहरा हो रहा है ना, उसके लिए है, ठीक है। वैसे तो स्लिमिंग जेल है, मगर आप क्या करेंगे, जितना डालेंगे जितना, तो ये आपने ये जेल भी डालनी है जी, जितना डालना जितना टूथब्रश में टूथपेस्ट 3 दफा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। बस अब इसको ब्लेंड करेंगे। बड़ा जबरदस्त सा मिक्सचर है, पूरा हफ्ता आपका खराब नहीं होगा। इसको फ्रिज में रखना है। अच्छा आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं और पूरा वीक आप यूज कर बिल्कुल। सकते हैं। मगर देखिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब बना के रखेंगे ना, अब ये नहीं करना हाथ डाल के आप निकाल लेंगे तो फंगस लग जाएगी। चमचा साफ होना चाहिए। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग नहीं समझते है ना। चलेंगे है ना, छोटा कर लेते हैं। और ये इजीली जब हो जाएगा तो फिर आपने इसको सेव करना है और आप पूरा वीक इसको यूज कर सकते हैं। ये वो जो हम बाहर की क्रीम यूज करते हैं ना केमिकल वाली जी, ये उसके मुकाबले में बड़ी जबरदस्त बहुत अच्छी है। ओके पूरा इसको और करेंगे क्योंकि प्रोग्राम में। अच्छा, ये पपीता थोड़ा छोटा कर लिया, थोड़ा छोटा कर ले, मुझे बताइए। सही है जी। अच्छा देखिए ये मिक्सचर इस तरह बनेगा। ये थोड़ा थिक फॉर्म में होगा क्योंकि जब ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा, बिल्कुल ब्लेंड हो थिक होगा। अच्छा ये जो है आपने लिया कॉटन वूल लेके और पूरे चेहरे पे आप लगा के, पूरा चेहरा, गर्दन, गुद्दी और ये फेस आपका ये है, ठीक है, ये एंड ये ठीक है, इस पे लगा के आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते उस तरह से हल्का सा स्क्रब कर लें। हाँ, रगड़ना नहीं है, रगड़ना नहीं है, लाइट से स्क्रब कर, और आपके चेहरे का जो मैल है या हाथों का मैल है वो खत्म हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आपके खड्डे भी कम, चेहरे जो सूजन होती है सुबह को, और एक जो लड़कियों की अंडर बैग्स, आई बैग्स, लड़कियां खवत मर्दों के भी हो रहे होते हैं, वो सारे के बिल्कुल इस पे जो है ना वो बड़ा जबरदस्त जो है भाई, आप हम एक सेगमेंट भी करेंगे जो आपके हल्के पड़ जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके खड्डे खत्म हो जाएंगे कराची की सड़कों की तरह, कराची की तरह होगा जैसे वो पैचेस लग रहे हैं जगह जगह, ठप्पे नहीं, पूरा एक सी बनेगी, एक सी बनेगी और खूबसूरत लगेगा। तो ये जरूर आपने घर में ट्राई करना है भाई, अगर आप चाहते हैं आपका चेहरा फ्रेश लगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश लगे तो अपना इनटेक अच्छा करें, बड़ा जरूरी होता है इनटेक अच्छा होना। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।